हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। कल मैं नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल मेरा ईसीजी और ट्रेडमिल टेस्ट था हार्ट का। होपफुल, फिंगर क्रॉस है कि अच्छा इसका रिपोर्ट आए। जैसे ही इसका रिपोर्ट आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए अपने डेली ब्लॉगिंग को फॉलो करते हुए हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको लेके हम लोग चलते हैं। फ़िलहाल तो रांची का मौसम आज बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है, खुशनुमा माहौल है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बारिश का जो सीज़न है वो कैसा लगता है, अच्छा या बुरा। मेरा तो फेवरेट सीज़न है बारिश का। तो चलिए अपने लाइफ के बारे में मैं आज एक छोटा सा टॉपिक आपके बारे में सामने रखना चाहूँगा। एक्चुअली में ये बात है तब का, जब मैं 12th पास आउट करके मैं एग्ज़ाम देने के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं कोलकाता जाने वाला था। पहली बार मैं अकेले जाने वाला था किसी एग्ज़ाम को फेस करने के लिए। घर वाले तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं साथ में चलते हैं, साथ में चलते हैं, लेकिन हमारे जो दादाजी थे वो बोले कि नहीं, अब इसको अकेले भी जाना बहुत ज़रूरी है। आप सुनिएगा कि उस अकेले निकलने के दौरान कितना कितना चीज़ मैंने एब्ज़ॉर्ब किया और कितना चीज़ मैंने सीखा उससे, कि मैं आपको ये बातों में नहीं बता सकता हूँ। वो मेरा एक लाइफ़ का सबसे अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, दोनों मिक्स एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो मैं सासाराम रेलवे स्टेशन पे मैं पहुँचता हूँ और उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि पहले ही से आपको रिजर्वेशन वगैरह कराना पड़ता है, चाहे कुछ भी। मैंने कुछ नहीं कराया था। मुझे पता था कि मुझे जाना है, एग्ज़ाम देना है, कोलकाता जाना है। क्योंकि मेरे वो लाइफ़ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए इसके बारे में मुझे कोई चीज़ पता नहीं था, क्या होने वाला है वो। मैं वहाँ पे जाता हूँ और मैं एक टिकट काउंटर पे जाके जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस का एक टिकट लेता हूँ। और टिकट लेने के बाद मुझे आधे घंटे कम से कम लग गए ये पता करने के लिए कि वो ट्रेन जो है वो किस प्लेटफ़ॉर्म पे आके रुकेगा। वहाँ का जो एलसीडी टीवी था उसमें लिख रहा था कि ये प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पे आके रुकेगा, तो मैं 3 पे वहाँ पे जाके बैठा हुआ हूँ। और 4:20 का ट्रेन था। आप समझिए कि वो वहीं से एक घटनाक्रम मेरे साथ में शुरू हो गया। तो हम तो पहली-पहली बार घर से निकले हुए थे, डरे थे, थोड़ा-सा डरे भी थे, सहमे भी थे कि क्या होने वाला है आगे। जैसे ही अनाउंस होता है, तो पता चलता है कि जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस है जो, वो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 4 पे आके रुकेगा। आप समझिए कि उतना दूर का जो रास्ता है और वहाँ पे सिर्फ़ ट्रेन रुकता है सिर्फ़ 2 मिनट। उससे अधिक वहाँ पे नहीं रुकता है सासाराम जंक्शन पे। 2 मिनट मैं वहाँ से भागते-भागते मैं गया और किसी तरह किसी भी डब्बे में मैं वहाँ पे चढ़ गया। मुझे तो कुछ उस समय पता नहीं था क्या होने वाला है, क्या नहीं, क्योंकि मेरा था एज कम था और एक्सपीरियंस भी कम था सफ़र का। तो मैं जैसे-जैसे करके ट्रेन के इसमें चढ़ा और मुझे ये तक नहीं पता है कि वो जो मेरे पास टिकट है वो जनरल का है वो रिज़र्वेशन का है। मैं किसी तरह धक्का-मुक्की करते हुए रिज़र्वेशन वाले डब्बे में मैं घुस गया और घुस के कोई एक बैठने का जगह मैं खोजा था, जो कि मैंने पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना वहाँ पे भीड़-भाड़ था कि वहाँ पे बैठने का कोई जगह ही नहीं था। तब मैंने क्या किया कि किसी भी तरह गेट के पास में, अब तो रात तो काटना था,
किसी भी तरह मैंने गेट के पास में बैठा मैं, और उस घटनाक्रम में मैंने इतना एब्ज़ॉर्ब किया कि लोग इतने इस दुनिया में निर्दयी हैं कि अपना मंज़िल पाने के लिए किसी के ऊपर पैर रख के भी वो जा सकते हैं। पता है कि यहाँ पे ये बैठा हुआ है, बोलने पे शायद ये उठ भी जाए, लेकिन तब पर भी वहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं था। आपके ऊपर लोग चढ़ के निकल जाते, ऐसा था। सेकंड चीज़ कि क्या हुआ कि ये जैसे ही रात हुआ, रात के समय में टीटी आए चेक करने के लिए, तो बोले कि तुम कहाँ से हैं इसमें? तुम्हारा तो जनरल का टिकट है। तो हमने बोला कि सर मुझे पता नहीं है, मैं पहली बार ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये जनरल का है कि रिजर्वेशन का, सर इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने इमीडिएटली 1100 रुपये का फ़ाइन काटा मेरे पास। घर से मुझे जो पैसे मिले थे वो मुझे उस समय मिले थे मुझे 2000 रुपये। 2000 रुपये मुझे उस समय मिले थे, और 2000 रुपये में से सीधे 1100 रुपये उन्होंने फ़ाइन के रूप में काट लिए। मैं बोलते रह गया सर मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तब पर भी उन्होंने कुछ कम किया, लगभग वही 800 के अराउंड में उन्होंने ले लिया। वहाँ तक उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इसी डब्बे में रहो, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से अपना तुम सफ़र पूरा कर सकते हो। और मैं वहाँ पे बैठा। रात भर जो मेरा वो सफ़र बीता है ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि कैसे-कैसे लोग वहाँ पे थे। किस तरह से आपको वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे, क्या है इस लड़के के पास में, क्या नहीं है इस लड़के के पास में। रात भर कैसे मैंने वहाँ पे बिताया, मैं ही जानता हूँ। और रात बिताने के बाद जैसे मैं हावड़ा जंक्शन पे पहुँचता हूँ, मेरा पूरा सिट्टी-पिट्टी गुम, कि मैं अपने होल लाइफ़ में इतना बड़ा जंक्शन मैंने कभी देखा ही नहीं था। कहाँ से बाहर निकलना है मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं किसी से पूछ रहा हूँ, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरह आनन-फानन में अपना थोड़ा-सा दिमाग लगाते हुए मैं जंक्शन के बाहर निकलता हूँ। निकलने के बाद मुझे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाना था। शायद मुझे याद भी है कि छतरपुर में मेरा वहाँ पे पड़ा हुआ था। छावनी करके वहाँ पे है, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वहीं पे मेरा सेंटर पड़ा हुआ था, बंगाल कंबाइंड का। तो हम वहाँ पे जाए भी कैसे? क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए कि बस का जो भी रास्ता था वो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मेरे पास पैसे भी बहुत कम थे। तो हमको लगा कि नहीं, चलिए जो भी टैक्सी वगैरह है उसको हम लोग करते हैं, और करने के बाद वहाँ से हम निकलते हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो मुझे ये बात पता नहीं था, और जो टैक्सी वाले थे उन्होंने ये भी बात नहीं बताया कि हावड़ा जंक्शन से जो जहाँ मेरा एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ का दूरी है 32 किलोमीटर। मैं किसी तरह उसमें टैक्सी के अंदर में मैं बैठा। इवन मैं आपको आपको विश्वास होगा कि ऐसा कुछ जगह नहीं था। उस समय मैं कोशिश किया कि किसी होटल वगैरह में मैं स्टे कर जाऊँ। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि होटल में स्टे करने के लिए आपको 18 साल का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड बहुत होना ज़रूरी है, जो कि मेरे पास उस समय अवेलेबल नहीं था। और हुआ ये कि मुझे कहीं भी होटल वहाँ पे नहीं मिला, इवन कपड़ा भी चेंज करने के लिए। किसी भी तरह मैं टैक्सी को लिया। टैक्सी को लेने के बाद मैंने टैक्सी में ही अपना कपड़ा वगैरह सारा कुछ चेंज किया, और चेंज करने के बाद मैं मैं थोड़ा-सा फ्रेश हुआ वहाँ पे, और फ्रेश होने के बाद
ऐसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचता हूँ। पहुंचने के बाद जो टैक्सी वाले थे उनसे उनसे हमने पूछा कि किराया कितना हुआ। तो बोलते हैं कि 650 रुपये। हम थोड़ा सा शॉकिंग में हो गए कि 650 रुपये किराया। तो हाँ, आपको तो देना ही पड़ेगा, आप दो। और हमने उनको दिया। मेरे पास कुल पैसे थे उस समय 2000। 2000 में से 800 रुपये मैंने दिया टीटी को फाइन, और कम करा के मैंने 600 रुपये दिए टैक्सी वाले को, बचे 1400 रुपये। 1400 रुपये मेरा पूरा खर्च हो चुका था। मेरे पास 600 रुपये के अलावा और कुछ भी मेरे पास नहीं था। किसी तरह वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हुआ, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में जहाँ पे हम अपना बैग वगैरह रखे थे, वहाँ पे मेरा पता नहीं किसके गलती की वजह से हम बोले, किसी गलती की वजह से नहीं बोले, उस समय मेरा पर्स जो था, वहाँ पे पर्स लेके भी अंदर जाना अलाउ नहीं था। तो जैसे ही हम पर्स बैग में रखे थे, वहाँ से कोई पर्स मेरा निकाल लिया था। और जैसे हम एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद अपना हम सोचे कि हल्का फुल्का कुछ खा पी लेते हैं, सुबह से कुछ खाए नहीं हैं। तो मैं जैसे ही वहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास पर्स ही नहीं है। और मैं वहाँ पे करूँ भी तो क्या करूँ? और उस समय मेरे पास एक छोटा सा सेलफोन था, जो कि मुझे उस समय मैं घर से अवेलेबल कराया गया था आने जाने के लिए। और उस समय ऐसा सिचुएशन था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? उस समय में न पैसे हैं, और मैं कॉल भी घर पे कर रहा हूँ तो कोई घर पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं वहाँ पे खड़ा था। तो वहाँ पे एक दादी थी, दादी की एज की ही थी, थोड़ा-सा एजेड थी वो। वो लिट्टी चोखा वहाँ पे बना रही थी, और हम थोड़ा-सा वहाँ पे खड़े होके थोड़े से हम मायूस थे, और थोड़े से रोने के मूड में थे हम कि अब क्या करें हम? हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। उस बूढ़ी लेडीज़ को लगा कि नहीं, ये लड़का परेशान है। उन्होंने अपने पास से मुझे बुलाया, और बुलाने के बाद में बोला कि बाबू, अगर तुम खाना चाहते हो तो खा सकते हो। हमने बोला कि देखिए, खाना इशू नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। हम एग्ज़ाम देने आए थे, ऐसा-ऐसा चीज़ें यहाँ पे हो गया। उन्होंने इमीडिएटली जो भी खाना-पीना था वो वहाँ पे मुझे दिया, और देने के बाद वहाँ पे हमको आज भी याद है कि 100 रुपये उन्होंने मुझे वहाँ पे दिया था। 100 रुपये उन्होंने मुझे दिया। बोला कि बाबू, मेरे पास बस इतना ही है, तो आप इसको लेके जाओ, यहाँ पे आपको बस आएगा, मैं आपको चढ़ा दे रही हूँ, इतना उसका भाड़ा है, आप दीजिएगा, और फिर अपना टिकट लेके वहाँ से आप चले जाइएगा। सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि किसी अनजान आदमी को उतना हेल्प कर देना सबके बस का बात नहीं होता है। और मैं वहाँ पे जैसे ही मैं जंक्शन के पास में आता हूँ, तो आने के बाद पता चलता है कि जो ट्रेन 8 घंटे लेट है। देहरादून एक्सप्रेस था, वो बोला गया कि 8 घंटे अभी ट्रेन लेट है। और मैं 8 घंटे वहाँ पे करूँ तो क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर पे फ़ोन कर के मैं परेशान हो गया था। कोई वहाँ से घर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो उस 100 रुपये से मैंने बस का टिकट लिया, तो मेरे पास बचे थे उस समय में
₹84 मेरे पास बचे हुए थे। और जो ट्रेन का किराया था वहाँ से ₹251 था, ₹251 था। जैसे ही मैं टिकट काउंटर पे जाता हूँ और मैं टिकट के लिए बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि ₹251 और मेरे पास था ही नहीं, मेरे पास ₹84 ही थे उस समय। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अपनी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस आपको बताने जा रहा हूँ। शायद मैं कभी किसी को ये बात बताया नहीं हूँ। मैं हावड़ा जंक्शन के जस्ट बाहर में ही होटल वगैरह था। मैं उनके पास में गया, मैं उनको सारा अपना प्रॉब्लम बताया कि देखिए ऐसा-ऐसा चीज़ है, ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो चुका है। उन्होंने एक शब्द बोला कि देखो बाबू, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। आज तुमको हम फ्री में मदद कर देंगे, हो सकता है कि तुम नीडी नहीं हो। लेकिन अगर तुम नीडी हो तो कुछ काम है, काम काम करो और उसके अकॉर्डिंगली तुमको हम पैसा वहाँ पे वेयर हम कर दे रहे हैं। तुम्हारे टिकट भर जो भी तुम्हारा है दाम, 8 घंटा है, 8 घंटा तुम यहाँ पे काम कर लो और जो तुम्हारा टिकट का किराया है उसको हम यहाँ पे बेयर कर देंगे। ये बात मैं आज तक अपने घर वाले से भी नहीं बताया हूँ। उस समय ऐसा था कि जो होटल के बाहर लोग जो खाना खाने जो आ रहे थे, उनको मुझे सर्विंग का काम दिया गया था कि आप जो भी खाना है आप जाके उनको सर्व करो, दो। और मैं वो काम किया। 8 घंटे वो काम करने के बाद में मेरा लाइफ का अगर देखा जाए तो फर्स्ट अर्निंग ₹251 था। और उसी के सहारे उस पैसे को लेके मैं टिकट लिया और टिकट लेने के बाद मैं अपने घर पे आ पाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि लाइफ में बहुत जगह आपको बहुत कुछ मिलेगा। शायद मैं वहाँ पे रोने लगता, शायद मैं वहाँ पे हड़बड़ा जाता। मैं चाह के भी वहाँ पे नहीं आ पाता। अगर मैं अपने घर के पास भी फ़ोन करता तो वो भी क्या जवाब देते? ना मेरे पास एटीएम था, ना मेरे पास कुछ भी था। वो पैसे भेजते भी तो कैसे भेजते? और आज भी याद है कि उस हावड़ा जंक्शन के जस्ट बगल में ही एक नींबू पानी वाला था। उसका नींबू पानी मुझे आज भी हमको याद है और हम वहाँ पे गए तो उस समय में वो ₹2 का गिलास दे रहा था। जब उसको पता चला कि ऐसा-ऐसा बात है, तो वो भी बेचारा गरीब आदमी, उसके पास भी पैसे नहीं थे। उसी ने मुझे सलाह दिया कि आप ये जो होटल वाला है, आप उसके पास जाओ और उससे आप एक बार बात करो, हो सकता है कुछ कुछ कर पाए। तो उस समय उस दिन मुझे ये सीखने को मिला कि शायद हम पैसा उससे माँग लेते और माँग के हम आ जाते अपने घर, तो शायद उस पैसे का अहमियत मुझे आज तक नहीं पता चल पाता। लेकिन वो जो पैसा था वो मैंने 8 घंटे वहाँ पे वर्क करके, जितने भी लोग आ रहे थे उनको खाना सर्व करके मैंने ₹251 कमाया। उसका बात एक अलग ही था और मैं कभी भी उस बात को भूल ही नहीं पाऊँगा। और मैं जब भी जाता हूँ कलकत्ता, तो मैं एक बार उस नींबू पानी वाले से और एक बार उस दादी से मैं एक बार ज़रूर मिलता हूँ, जो कि मुझे उस समय में खाना खिलाया था। अब तो उतना जाना नहीं हो पाता है, मैं जब भी जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उनसे एक बार मिलूँ। यही है ज़िंदगी। इसलिए लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आता है, ये मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। हम भी बहुत इमोशनल आदमी हैं।
इमोशनली होने के कारण मेरा कभी-कभी दिमाग काम करना बंद करता है, तो ये मेरे ऊपर भी अप्लाई करता है कि कभी भी घबराना नहीं है। रास्ते बहुत सारे हैं, निकालना हमें है। किसी भी चीज़ को होने के लिए टाइम लगता है, गलती सुधारने के लिए टाइम लगता है। गलती ऐसा चीज़ है कि आप चाहोगे तो झट-पट में सुलझ जाए, वो नहीं सुलझने वाला है। आपको टाइम लगेगा, आपको उसमें सुधारने का मौका चाहिए और आपको करना होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे अपनी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपके सामने मैं रखूँगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने में। चलिए कल फिर मिलते हैं। कल तो मेरा फाइनल रिपोर्ट भी आ रहा है। होपफुल ही है कि सारा कुछ अच्छे से हो। आप लोग का दुआ रहेगा तो सच ही अच्छा सही होगा। और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछे थे कि आप कहाँ रहते हो? मैं रांची में ही रहता हूँ। मैं ऐसे हूँ बिहार का, सासाराम का मैं हूँ, लेकिन मैं रहता रांची में ही। और हमारा यहाँ पे ऑटोकैड इंस्टीट्यूट है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है हमारा। उसी में मैं टीचर हूँ, पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, चलिए तो कल मिलते हैं फिर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। बारिश का आप लोग एंजॉय कीजिए। बाय।